हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे 7 नंबर टेस्ट पर, यानी कि अपन ने जो ये टेस्ट श्रृंखला मैथ और रीजनिंग की स्टार्ट कर रखी है, इसमें हमने 6 पेपर पहले ही पढ़ लिए हैं। अब हम 7 नंबर टेस्ट पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं मेरे अनुभव के आधार पर बताऊं तो आज तक मेरे द्वारा करवाए गए प्रश्नों में से आर्मी के एग्जाम में कोई भी प्रश्न मैथ और रीजनिंग में शायद ही आया होगा। और मैं आपसे वादा करता हूं कि यदि आप मेरे वीडियो देखते हैं तो आपके निश्चित रूप से 20 में से लगभग 17 से 18 प्रश्न तो आराम से हल हो जाएंगे। बाकी आप जितनी मेहनत करते हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि मेरे पास पढ़ने वाले विद्यार्थी लगभग 20 में से 20 प्रश्न ही मैथ और रीजनिंग में करते हैं। तो दोस्तों, आप विश्वास करके मेरे पे इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए। तो पहले प्रश्न से मैं शुरुआत करता हूं। पहला प्रश्न है, प्रथम 15 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। यानी कि ये प्रश्न में बोल रहा है कि अपने को प्रथम होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए? प्रथम होनी चाहिए। और कितनी होनी चाहिए? 15 होनी चाहिए। और कौन सी संख्या होनी चाहिए? वो सिर्फ सम संख्याओं की ही बात कर रहा है। अब दोस्तों, मैं सम संख्याओं से स्टार्ट करूं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सम संख्या होती कौन सी है। तो मैं सबसे पहले छोटी से छोटी सम संख्या से ही चर्चा करूंगा। तो दोस्तों, सबसे छोटी सम संख्या होती है 2। अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 एक विषम संख्या है। क्या है? एक विषम संख्या है। और शून्य की बात करूं तो शून्य एक पूर्ण संख्या है। तो मैं एक सम संख्या में सम्मिलित नहीं कर सकता। तो 2 से सम संख्या स्टार्ट होती है और 1 छोड़कर 1 चलती है। इसका मतलब 2 के बाद आता है 4 और 4 के बाद आ जाता है 6, फिर आ जाता है 8। ऐसे ये करते हुए अनंत तक जाती हैं। तो दोस्तों, मैं बताऊं कि सम संख्याएं क्या होती हैं। तो सम संख्याएं वे होती हैं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाए, वे सम संख्याएं होती हैं। अब प्रश्न में क्या दे रखा है कि प्रथम होनी चाहिए, तो प्रथम मैंने ले ली 2। उसके बाद क्या बोल रहा है कि 15 होनी चाहिए, ना कि 15 तक। ये बोल रहा है कि 15 होनी चाहिए। अगर मैं उन सम संख्याओं की गिनती करूं तो वे कुल 15 होनी चाहिए। तो मैं इसे गिनती करूं तो 1 2 3 4 और यहाँ पे एक 10 और आ जाती तो कितना हो जाता? 5 हो जाती। 1 2 3 4 5। इसका मतलब हो गया 10 तक 5 सम संख्याएं हैं। तो 20 तक हो जाएंगी 10, 20 तक हो जाएंगी 10। और यदि मैं 30 तक की बात करूं तो 30 का आधा हो गया 15। इसका मतलब हो गया 30 तक 15 सम संख्याएं हो जाएंगी। तो मैं यहां से लूं तो 2 के बाद आ गया 4 और ऐसे ऐसे चलती जाएगी और कहां तक आएगी अपनी 15वीं सम संख्या? 30 तक आएगी। तो अपने को पता चल गया कि 15 सम संख्याएं कौन सी? प्रथम 15 सम संख्याएं। तो पहली होगी 2, उसके बाद 4, ऐसे चलते जाएंगे तो 30 तक 15 सम संख्याएं हो जाएंगी। क्या ज्ञात करना है? औसत ज्ञात करना है। काफी सरल है। यदि आपको इस चीज का नॉलेज है तो इस प्रश्न में कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी, ना ही कोई फॉर्मूला याद करना है। आप सीधा लिखें कि प्रथम संख्या क्या है? 2 है। अंतिम संख्या क्या है? 30 है। इन दोनों को जोड़ दो। प्रथम संख्या और अंतिम संख्या, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ा और जोड़ के सिर्फ 2 का भाग लगाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने इससे 2 का भाग लगाया, मैंने 2 का भाग फॉर्मूले से लगाया। इसका मतलब हो गया इसमें हमेशा कितने का भाग लगेगा? 2 का भाग लगेगा। 30 और 2 हो गए 32 और बट्टे में कितना? 2। इनको यदि मैं काट दूं तो इनका औसत आ गया 16। यानी कि प्रथम सम संख्याओं की बात करूं तो उनका औसत कितना हो जाएगा? 15 सम संख्याओं का औसत हो जाएगा 16। यदि दोस्तों, यदि आपको यहां पर योग और पूछ ले कि योग भी ज्ञात करो, तो आपको क्या करना है? ये औसत आया है, इसको इस 15 से गुणा कर देना, आपका उत्तर आ जाएगा। अब प्रश्न नंबर 2 की बात करूं तो 2 में क्या दे रखा है कि 200 से 400 तक पूर्ण वर्ग संख्याएं ज्ञात करो। तो दोस्तों, मैंने पहले के सभी वीडियो में एक कॉमन बात की है। क्या की है? कि जो भी विद्यार्थी आर्मी की तैयारी करते हैं उसको वर्ग याद होनी चाहिए। कहां तक? 1 से 30 तक। और उसको घन भी याद होनी चाहिए। कहां तक? 1 से 15 तक। जो भी विद्यार्थी इनको याद कर लेता है वो आर्मी के एग्जाम में निश्चित रूप से 3 प्रश्न हल कर देगा बिना देखे। तो मैं इनकी बात करूं तो क्या बोल रहा है कि 200 से 400 तक, यानी कि 200 से स्टार्ट हो सकती है और 400 तक जाना है। और क्या होनी चाहिए? वो पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि पूर्ण वर्ग संख्या होती क्या है। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है दोस्तों? जैसे कि मैं लिख दूं 2 3 4
ऐसे लिखता जाऊं 7 8 और फिर 9 लिख दूं, तो इसमें पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी हो गई? एक तो हो गई 4 और एक हो गई 9। यानी किसी संख्या को मैं उसी संख्या से गुणा कर दूं तो प्राप्त उत्तर एक पूर्ण संख्या आती है। जैसे कि मैंने 2 को 2 से गुणा कर दिया तो 4 आ गया, तो 4 एक पूर्ण संख्या है, न कि 2, 4 एक पूर्ण संख्या है। तो ऐसे ही आपको वर्ग याद होने चाहिए। तो 200 से 400 तक लेना है आपको। तो दोस्तों मैं सीधा ही यदि 14 का वर्ग देखूं तो कितना होता है? 196 होता है, जो कि 200 से सम्मिलित नहीं, यानी कि 200 से क्या हो गया? कम हो गया, नहीं काम आएगा। तो मैं 15 लेता हूं, 15 का कितना होता है? 225 होता है। तो 200 के और 400 के बीच में आ गया, इसका मतलब 15 से तो हो गई स्टार्ट। और अब कहां तक चलेगी? तो मैं एक आगे और संख्या ले लूं, तो मैं ले लूं 19। 19 का वर्ग यदि करूं तो 361 आ गया, इसका मतलब 400 तो नहीं है, अभी 400 से छोटी है। तो मैं एक संख्या और ले लूं 20, तो 20 का कितना आ गया? 400 आ गया। तो 400 तक ही लेनी थी आपको। तो इसका मतलब हो गया 15 से 20 तक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 15 हो गई, 16 हो गई, 17 हो गई, 18 हो गई और 19 हो गई और 20। तो अब मैं गिनूं तो 1 2 3 4 5 और 6। तो 200 से 400 तक पूर्ण वर्ग संख्या कितनी हो गई दोस्तों? 6 हो गई। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया 6। दोस्तों एक बार भरतपुर के एग्जाम में 2019 जनवरी में प्रश्न पूछा कि 120 से 300 के मध्य पूर्ण वर्ग संख्या क्या होंगी? यदि जिन विद्यार्थियों ने इस प्रश्न में वर्ग और घन को याद किया होगा वे निश्चित रूप से इस प्रश्न को करके आए होंगे, और जिन्होंने ट्रिक या फिर किसी फॉर्मूले का सहारा लिया होगा उन्होंने निश्चित रूप से इस प्रश्न को गलत किया होगा। ऐसे ही प्रश्न मैंने काफी बार देखे हैं, आर्मी के एग्जाम में बहुत बार ये वाला प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 3 दे रखा है, क्या दे रखा है कि अक्स स्क्वायर प्लस 15 अक्स प्लस 56 के गुणनखंड ज्ञात करो। यानी कि ये प्रश्न में पूछा है कि निम्न पद के गुणनखंड ज्ञात करो। तो इस प्रश्न को करने के लिए हम एक सीधा तरीका अपनाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि ये अक्स स्क्वायर प्लस 15 अक्स प्लस 56 है, इसमें इस वाली संख्या के 2 टुकड़े करने पड़ते हैं। कितने टुकड़े? 2 टुकड़े करने पड़ते हैं। तो क्या होता है इसमें, यहां पर 1 होता है, तो मैं इस 56 को 1 से गुणा कर दूं तो कितना आ गया? 56 आ गया। आप इसको सीधा करने का प्रयास करें जैसे मैं कर रहा हूं। क्या बोला है कि यहां पर ये 56 है, इस 56 को मैं 1 से गुणा कर दूं तो 56 आ गया। किसका आ गया? प्लस और प्लस, यानी कि ये भी किसका आया? प्लस का आया। इसका मतलब है कि इस संख्या के ऐसे 2 टुकड़े करूं, या फिर इसको भूल जाओ, आप 2 संख्या ऐसी देखो कि उनको गुणा कर दूं तो कितना आ जाए? 56 आ जाए। तो मैंने देखा कि 14 को मैं 4 से गुणा कर दूं तो 56 आ रहा है। 8 को यदि मैं 7 से गुणा कर दूं तो 56 आ रहा है। 28 को यदि मैं 2 से गुणा कर दूं तो 56 आ रहा है। तो अब मैं ये देखूंगा कि इनमें से 2 टुकड़े तो हो गए, लेकिन होंगे कौन से वो टुकड़े? तो मैंने देखा कि 14 और 4 को मैंने जोड़ा, कितना आ गया? 18 आ गया। यहां पर कितना है? 15। 14 और 4 को घटाया, कितना आ गया? 10 आ गया। यहां पर कितना है? 15। इसका मतलब ये वाला टुकड़ा नहीं काम आएगा। 28 और 2 को जोड़ा, 30 आ गया। कितना है? यहाँ पर 15 है। 28 में से 2 घटाए 26 आ गए। यहाँ पर कितना है? 15 है। इसका मतलब ये वाला भी कैंसिल हो गया। अब देखो मैं 8 और 7 कितने हो गए? 15 हो गए। तो अपना टुकड़ा कौन सा होगा? एक तो होगा 8 और एक होगा 7। अब मैं बात करूं कि ये 7 8 और 7 कब आए? यहां पर कौन सा चिन्ह है? प्लस का है, या फिर यहां पर कौन सा है? प्लस का है। तो संख्याओं के पहले, एक के पहले प्लस आएगा। 8 और 7 को जोड़ूंगा तभी तो प्लस आएगा, तो प्लस ही होगा। तो अब किसके मान निकले? अक्स के पद हैं इसमें। किसके पद हैं? अक्स के। तो मैं यहां पर भी अक्स लगा दूंगा, यहां पर भी अक्स लगा दूंगा, कोष्टक बंद कर दूंगा। दोस्तों 2 गुणनखंड आ गए, अक्स प्लस 8 और अक्स प्लस 7। अब यदि कई बार पूछ लेता है इसमें मूल ज्ञात करो, तो आपको क्या करना है? इस प्लस 8 को माइनस 8 कर देना, इस माइनस 7 को माइनस 7 कर देना, आ जाएगा इसके मूल। लेकिन दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा सिर्फ ये वाला। अब प्रश्न नंबर 4 की बात करूं तो वापस इसने क्या पूछा है? वर्गमूल पूछा है। अब वर्गमूल की बात करूं तो कैसे करना है? इसमें क्या दिया? पॉइंट वाला वर्गमूल दे दिया। तो मैं इस वाले प्रश्न में ये वाला चिन्ह लगा सकता हूं यदि आपको समझा कर करने का प्रयास करूं तो। सिर्फ यदि आपको ये प्रश्न करना है तो ये कोई चिन्ह नहीं लगाना, देखते ही उत्तर करना है। कैसे करना है? क्या ज्ञात करना है? वर्गमूल ज्ञात करना है। 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है। अब पॉइंट लगानी है, तो मैं संख्या गिनूंगा, 1 2 3 4 5 6। कितनी संख्याएं हैं? 6 संख्याएं। 6 का मतलब आधा कर दो, 3 हो गया। 3 स्थानों के बाद पॉइंट लगाना है। 1 2
3 पॉइंट लग गया यहाँ पर, 1 शून्य लग गया यहाँ पर, इसका उत्तर आ गया 0.008। अब 5 नंबर प्रश्न दे रखा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो परिधि ज्ञात करो। यानी कि एक वृत्त है, उसका क्षेत्रफल अपने को दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखूंगा। क्षेत्रफल दे रखा है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखूंगा। क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। अब सूत्र में क्या देखा है, क्षेत्रफल कितना 154 है, तो मैं क्या करूंगा, इस क्षेत्रफल की जगह क्या लिख दूंगा 154, तो पाई आर स्क्वायर। यहां से यदि मैं पाई का मान रखूं तो पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है। अब मैं यदि इस आर स्क्वायर का मान निकालूं तो 154 गुणा में क्या चला जाएगा 7 चला जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा। 22 को एक बार काटा है, इसको काट दिया मैंने 7, 7 7 49, यानी कि आर स्क्वायर बराबर मेरे पास आ गया इसके बराबर 49। तो आर त्रिज्या का मान कितना हो जाएगा 49 का वर्गमूल कर दूंगा, कितना आ गया 7 आ गया, यानी कि त्रिज्या अपने पास क्या आ गई 7 आ गई। अब क्या पूछा है इसमें, परिधि पूछा है कि वृत्त की परिधि ज्ञात करो। तो अपन क्या करेंगे, अब इसमें परिधि का फॉर्मूला लगाएंगे। परिधि बराबर क्या होता है, परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। इसका मतलब हो गया 2 गुणा 22/7 गुणा में क्या है त्रिज्या आर, आर का मान कितना निकाला 7 निकाला, 7 को 7 से काट दिया, 22 गुणा 2 कितने हो गए 44 हो गए। क्या है 21 सेंटीमीटर, तो 44 सेंटीमीटर इसका क्या आ गया परिधि आ गई। तो प्रश्न नंबर 6 पर चर्चा करें तो क्या बोल रहा है कि एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, तो क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना। आयत का सवाल है, किसका प्रश्न है, आयत का प्रश्न है। और क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है, लंबाई दे दी चौड़ाई दे दी, आपको कुछ नहीं करना, 8 चौक 32, लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर दो आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा 8 चौक 32। तो प्रश्न का उत्तर हो गया 32। इकाई किसमें सेंटीमीटर में, तो लिखा मैंने सेंटीमीटर। क्या पूछा है क्षेत्रफल, तो मैं लगा दूंगा स्क्वायर, तो 32 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया इसका उत्तर हो गया। अब 7 नंबर प्रश्न में बोल रहा है कि 0.25 को भिन्न में बदलो। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाली संख्या कौन सी है, तो ये दशमलव भिन्न में है। कौन सी भिन्न में है, दशमलव भिन्न में है, और आपको किसमें परिवर्तन करना है, भिन्न में परिवर्तित करना है। तो आप क्या करेंगे 0.25 को ऐसे लिखें, और पॉइंट कितने स्थानों के बाद है 1 और 2, तो आप क्या करें 1 के भी 2 शून्य लगा दें। इस 25 को इससे मैंने काटा, कितना आ गया 1/4 आ गया। तो इस प्रश्न की भिन्न हो गई 1/4। अब प्रश्न नंबर 8 पर चर्चा करें तो क्या बोल रहा है कि 14, 15, 17, 19 तथा 25 का औसत ज्ञात करो। तो औसत ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो फॉर्मूला लिखेंगे फिर उत्तर निकालेंगे, इतने में टाइम खर्च हो जाएगा। तो आप क्या करें सीधा ही इनको ऐड करें कि 14 में क्या जुड़ गया 15, फिर क्या हो गया 17, और 17 में क्या हो गया 19, 19 में क्या हो गया 25। भाग कितने का लगेगा, राशियों का योग हो गया, राशियों की बट्टे में क्या आ जाएगी संख्या, तो 1 2 3 4 और 5, तो लग गया भाग 5 का। अब मैं इनको जोड़ूं तो 25 और 19 कितने हो गए 44, 44 और 17 61, 61 और 15 76, 86, 61 25 और 19 हो गए 41, सॉरी 25 और 19 44, 44 और 17 हो गए 61, 61 और 15 हो गए 76, 76 और 14 हो गए 90, कितने हो गए 90, और 90 में कितने का भाग लगेगा 5 का लगेगा। तो इसको मैं काट दूं, कितना आ गया, ये आ गया 5 1 18। इसका मतलब हो गया, इसका औसत क्या हो गया 18 आ गया। प्रश्न नंबर 9 दे रखा है कि एक गोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात करो। तो क्या है, आकृति कौन सी है, गोले की आकृति है, क्या दे रखा है त्रिज्या दे रखा है, क्या पूछा है आयतन पूछा है। तो आपको सबसे पहले गोले का आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो गोले के आयतन का सूत्र होता है, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 4/3 गुणा पाई गुणा में त्रिज्या का क्यूब। इसका मतलब हो गया, इसमें फॉर्मूले में मान रखता हूं तो 4/3 का 4/3 गुणा पाई का मान कितना होता है 22/7, और आर क्यूब, आर का मान कितना है 21 है, तो 21 का क्या हो रहा है 21 गुणा में 21 लिख दूंगा। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये 3 बार है, या फिर मैं इसको 21 की पावर 3 लिख सकता हूं, जो कि कितना हो जाएगा 9261 हो जाएगा, या फिर मैं इसको 21 की क्यूब लिखूं, कितना 21 की क्यूब। अब मैं इसको काटूं तो कितना आ गया
4/3 गुणा 22/7 और फिर इसको लिख दूं मैं 92/61, या फिर मैं इसको सीधा ही करूं तो काफी सरल हो जाएगा। 21 गुणा 21 गुणा 21, जैसे कि 7 के 21 से 21 कैंसिल हो गया। इनको यदि मैं गुणा कर दूं तो कितना आ गया, 88 आ गया। और 28 को इस 21 गुणा 21 का मतलब हो गया 21 का वर्ग, कितना होता है 441। इनको यदि मैं गुणा कर दूं तो मेरे पास आ गया 38808। इकाई किसमें दे रखी है, सेंटीमीटर में दे रखी है, और पूछा क्या है, आयतन पूछा है, तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका उत्तर आ गया 38,808 सेंटीमीटर क्यूब या फिर घन सेंटीमीटर। अब प्रश्न नंबर 10 पर चर्चा करें तो सीधा सा प्रश्न है, इसमें अक्ष का मान पूछा है, एक दे रखा है बीजगणित का एक प्रकार से प्रश्न। तो इसमें मैं क्या करूंगा, 4 अक्ष को ऐसा कैसा लिख लूंगा, -3 को मैं यदि 61 के इधर भेज दूं तो किसका आ गया, प्लस का आ गया। इसका मतलब 4 अक्ष और 61 + 3 हो गए 64। और यहां से यदि मैं अक्ष का मान निकालूं तो 64/4, इसका मतलब आ गया 16, यानी कि 16 चौक 64। तो प्रश्न नंबर 10 का उत्तर हो गया 16, यानी कि इस अक्ष का अपने को मान पूछा था, जो कि कितना आ गया, 16 आ गया। तो दोस्तों ये थे आज के 10 प्रश्न। यदि आपको साइंस और जीके के भी ऐसे ही प्रश्न देखने हैं तो आप मेरे वीडियो की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे मेरे नए वीडियो आपको उपलब्ध हो जाएंगे। धन्यवाद।